अमेरिका और ईरान के बीच पहले जंग हुई, फिर युद्ध विराम हुआ और इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। संभव है कि ट्रंप का यह दौरा युद्ध रोकने में मददगार साबित हो सकता है। कई बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना इस दौरान जताई जा रही है और मिडिल ईस्ट में तनाव और हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। चीन की मदद से हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। अमेरिका चीन के बीच में व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा संभव है। अमेरिकी सामानों की चीन में खपत बढ़ाने की कोशिशें भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाएंगी। मार्को रूबियो विदेश मंत्री को इसीलिए लेकर के गए हैं विदेशी नीतियों के लिए। दोनों देशों में नए निवेश पर भी चर्चा संभव है। मुलाकात में ताइवान का मुद्दा अहम रह सकता है। ताइवान को यूएस का समर्थन कम करना चाहता है चीन। ताइवान क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहता है यूएस। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा काफी अहम हो सकता है क्योंकि ट्रंप ईरान के साथ जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। चीन और ईरान का रिश्ता भी काफी पुराना है। युद्ध विराम के लिए ईरान को सहमत करने में भी चीन की अहम भूमिका रही थी और अब चीन के प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान को बातचीत की टेबल तक लाने का प्रयास किया जा सकता है। अब आपको ये बताते हैं कि चीन और ईरान के रिश्ते आखिरकार कैसे रहे हैं। ईरान और चीन के रिश्ते अच्छे रहे। इराक से जंग के दौरान चीनी कंपनियों ने हथियार बेचे थे ईरान की मदद के लिए। ईरान की मदद की थी। 1982 से 87 के बीच में मिसाइल्स, फाइटर जेट, टैंक और राइफल्स बेची गई थी। 87 में ही फारस की खाड़ी में तेल टैंकर्स पर हमले बढ़ने शुरू हो गए थे। ये वो दौर था यूएस के जहाज पर ये जब हमला हुआ। एक चीनी मिसाइल से ईरान ने यूएस के जहाज पर हमला कर दिया था। इसके साथ अमेरिका को चीन के हथियारों से पहली बार इसकी वजह से नुकसान हुआ था 1987। यूएस ने चीन को हाईटेक तकनीक और उपकरणों की बिक्री पर रोक लगानी शुरू कर दी थी क्योंकि इससे अमेरिका को ही नुकसान हो गया था। चीन ने हथियार ईरान को दिए, ईरान ने उन हथियारों का इस्तेमाल यूएस पर किया, यूएस ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की रक्षा क्षमता मजबूत करने में चीन लगातार अहम भूमिका में रहा है। चीन की C-802 की रिवर्स इंजीनियरिंग से नूर एंटीशिप मिसाइल ईरान की तरफ से बनाई गई। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण नूर मिसाइल को गिरा पाना मुश्किल होता है। उसने रिवर्स इंजीनियरिंग की और चाइना ने इसकी मदद भी की। जहाजों को निशाना बनाने के लिए सटीक है नूर एंटीशिप मिसाइल। और साथ ही परमाणु कार्यक्रम का खुलासा 2002 में ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का खुलासा हुआ। उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है वो आप देख ही रहे। 2025 रहा हो, 2026 रहा हो, लगातार अमेरिका उस पर हमले करते जा रहा है। नतांज में यूरेनियम संवर्धन प्लांट बनाया गया। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को नतांज और अराक साइट की जानकारी नहीं दी। IAEA जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है जो पूरी निगाहें रखती है, उसे जानकारी नहीं दी। केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए देश का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान लगातार यही कहता है और अभी भी वो यही कह रहा है। यूएस और पश्चिमी देशों को शक है ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और बाकायदा जब तीन मेन भूकंप वहां पर आ रहे हैं तो ये शक और पुख्ता होता है। 2003 में IAEA ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स का दौरा किया, जानकारी जुटाई कि आखिरकार क्या चल रहा है वहां पर। लंबे समय से यूरेनियम संवर्धन किए जाने की IAEA को इस दौरान जानकारी मिली जब उसने निरीक्षण किया। विदेशों से उपकरण और तकनीक गुप्त रूप से लाए जाने की जानकारी भी उसे मिली है। IAEA को परमाणु हथियार बनाए जाने के हालांकि इस दौरान कोई सबूत नहीं मिले क्योंकि वहां पर परमाणु हथियार तब तक नहीं बनाए जा रहे थे। इसके बाद इंटरनेशनल सैंक्शन उस पर लगे। 2006 में ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल्स कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। चीन ने हथियारों की जगह उपकरण देने की रणनीति अपनाई। अमेरिका ने चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियों पर रोक लगा दी। यूएस को शेल कंपनियों के जरिए ईरान तक सामान पहुंचाने का जो शक है वो बढ़ गया। सैटेलाइट और नेविगेशन चीन के बाइडू सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया और अभी भी वो तकनीकी शेयर करते हैं। मिसाइल और ड्रोन में बाइडू सिस्टम के इस्तेमाल की जानकारी भी इस दौरान लगी है। तो सैटेलाइट और नेविगेशन इस तरीके से वो शेयर करते हैं। अमेरिका के GPS जैसा ही चीन का नेविगेशन सिस्टम है बाइडू, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अमेरिकी कंपनियों को वहां पर अपने यहाँ बैन भी किया हुआ है क्योंकि वो अपनी कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। चीन के नेविगेशन सिस्टम से ईरान के हथियार और भी ज्यादा सटीक हो गए। तो चीन इस तरीके से उसकी मदद करता है, इसीलिए उसके रिश्ते भी उसके साथ अच्छे हैं। अब ताइवान पर भी नजरें गड़ा करके चाइना बैठा हुआ है, लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रंप का चीन दौरा जहां एक तरफ अमेरिका के लिए अहम हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए भी ये मुलाकात काफी अहम मानी जा सकती है। माना यह जा रहा है कि बैठक में ताइवान के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर कब्जा करने की कोशिशों में हमेशा लगा रहता है।
जबकि अमेरिका चीन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। अब आपको यह बताते हैं कि ड्रैगन की ताइवान पर आखिरकार नजर क्यों। सबसे पहली वजह है सेमीकंडक्टर। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है एडवांस चिप्स, और दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स का निर्माण यहीं पर होता है, और इन चिप्स का इस्तेमाल कंप्यूटर, मिसाइल, फाइटर जेट्स के लिए किया जाता है। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को भी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। चीन की मशीनों और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल हुआ है। अब दुनिया में धमक कैसे बढ़ रही है? ताइवान के माध्यम से दुनिया में धाक जमाना चाहता है चीन। ताइवान की सीमा में अक्सर घुसपैठ की कोशिशों में चीन की सेना रहती है। यूएस का ताइवान को साथ किस तरीके से मिलता है? अमेरिका ने ताइवान को हथियार दिए। ताइवान के पास अमेरिका का हिमारस रॉकेट सिस्टम है। लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में हिमारस सक्षम है। अमेरिका ने ताइवान को ATACMS मिसाइल्स दी हैं, और चीन के तट पर सैन्य अड्डों को तबाह करने में ये ATACMS सक्षम है। ताइवान की सेना के पास जेवलिन और हॉवित्जर है। चीन की सेना को समंदर के तट पर जो कि रोकने में सक्षम है। अब व्यापार का रास्ता उसके लिए कैसे सुगम होगा वो भी जानिए। चीन के लिए ताइवान की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है। ताइवान पर कब्जे से चीन को प्रशांत महासागर में एंट्री मिल जाएगी, और अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे ठिकानों के लिए ये चुनौती भरा होगा। दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक रूट ताइवान स्ट्रेट से होकर के गुजरता है, जो कि चाइना का हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग हुई, अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, ईरान का बुनियादी ढांचा तबाह हुआ, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी नष्ट हुई। दोनों में से कोई पक्ष जीतता हुआ नजर नहीं आया, और न ही जंग से कोई पीछे हटना चाहता है। लेकिन इस दौरान चीन ही एक ऐसा किरदार है जो बिना गोली चलाए जंग का सिकंदर बन गया। उसे मिडिल ईस्ट की इस जंग से कई फायदे हुए। उसका दबदबा कायम हुआ, निर्यात बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि सुधरी। अब आइए आपको ये बताती हूं कि इस जंग से चीन को आखिरकार क्या क्या फायदे हुए। मिडिल ईस्ट में फायदा सबसे पहले हुआ यूएस की सैन्य जानकारी उसे मिली। चीन को अमेरिका की सेना से संबंधित अहम जानकारी जुटाने में मदद मिली है। जंग में अमेरिका ने इस्तेमाल किए अपने आधुनिक हथियार, और चीन को अमेरिका की जंग लड़ने के तरीके के बारे में इसके द्वारा जानकारी मिल गई। सस्ते ड्रोन से कैसे महंगे डिफेंस सिस्टम को भेदना है, यह उसने समझ लिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या फायदा हुआ चीन को? हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई, और अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर दुनिया के कई देश बढ़ते जा रहे हैं। सोलर, विंड, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई में चीन का दबदबा इसकी वजह से कायम हो गया। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे संबंधित सप्लाई चीन में 70% हिस्सेदारी रखती है, और अपनी जरूरत का करीब 85% हिस्सा वो खुद पूरा करता है चीन। और मुश्किल समय के लिए चीन ने तेल का बड़ा भंडार इकट्ठा किया हुआ है। उसकी कूटनीतिक छवि भी बेहतर हुई है। जंग में अमेरिका ने लगातार आक्रामक बयान दिए। चीन ने शांत तरीके से दोनों पक्षों में बातचीत की कोशिश की, और कई देशों को चीन ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर ताकत लगा है। अमेरिका से इसकी वजह से उसके बहुत सारे सहयोगी देश खिसकते गए हैं। आपको याद होगा कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज से, नेटो कंट्रीज से अमेरिका सहयोग मांगता रहा कि हॉर्मुज के मुद्दे पर साथ आओ, लेकिन कोई गया नहीं। एआई और टेक्नोलॉजी में कैसे बढ़त मिली चीन को? मिडिल ईस्ट में चल रहे एआई प्रोजेक्ट्स पर जंग का असर देखने को मिला, और पश्चिमी देशों की कंपनियों का निवेश पर जोखिम हो गया। चीन ने अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को इस दौरान मजबूत कर लिया, और एआई से संबंधित कारोबार को आगे बढ़ा दिया। अपने आप को ऑप्शन के तौर पर उसने पेश कर दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स में वो वैसे भी पहले से ही काफी कुछ अहम योगदान देता है, और अब आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए ये रेयर अर्थ मिनरल्स कितने अहम है उसे ये जानकारी भी मिल गई। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 70% माइनिंग चीन की तरफ से की जाती है, और रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 90% प्रोसेसिंग पर चीन का कब्जा है। नए हथियार बनाने हो तो चीन पर ज्यादा निर्भर हो जाता है अमेरिका, क्योंकि उसे वहां से सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए जो वो ताइवान से भी लेता है, लेकिन उससे उसकी पूर्ति नहीं होती। इसलिए उसे चाइना की भी आवश्यकता है, और चाइना पर अमेरिका की निर्भरता ऐसे बढ़ गई। ईरान युद्ध का नाम अमेरिका की तरफ से बदला जा सकता है। युद्ध का नाम वो बदल करके ऑपरेशन श्लेज हैमर कर सकते हैं, ये रखने पर विचार किया जा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जगह एक और नया नाम सुझाने का प्रयास है। युद्ध विराम टूटने के बाद ये नाम परिवर्तन होगा, ये बताया जा रहा है, और बातचीत विफल होने पर यूएस फिर से हमले शुरू कर सकता है, ये भी बताया जा रहा है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आप उसे पार्ट 1 मान लीजिए। जैसे ही ये युद्ध विराम टूटता है वैसे ही इस ऑपरेशन का दूसरा पार्ट शुरू होगा, जिसका नाम बदल करके रख दिया जाएगा ऑपरेशन श्लेज हैमर।
तो युद्ध का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर रखने पर उसकी तरफ से विचार तब किया जा रहा है जब ये युद्ध विराम टूट जाएगा, जो कि एक लंबे समय से चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि बातचीत विफल हो जाती है तो यूएस एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमले कर सकता है। तो ये तमाम तैयारियां उसकी तरफ से की जा रही है। नाम परिवर्तन से होगा कुछ नहीं, युद्ध का दूसरा स्वरूप आप उसे मान सकते हैं। अब खबर यह है कि जंग की तैयारियों में आईआरजीसी भी जुटा हुआ है। आईआरजीसी कहीं पीछे नहीं है। आईआरजीसी के जवानों ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। जंग के दौरान हमले और बचाव का अभ्यास उसकी तरफ से किया जा रहा है। कैसे हमले करने हैं, कैसे बचाव करने हैं। आईआरजीसी भी इस पूरे वक्त का फायदा उठा रहा है। ईरान भी पूरा फायदा उठा रहा है। वो ये मान करके नहीं बैठा हुआ है कि बस ये युद्ध सीज फायर पर पहुंच गया है तो युद्ध समाप्त हो गया है और अब विश्राम का वक्त आ गया है। तो आईआरजीसी कोई विश्राम करते हुए नजर नहीं आ रहा है, बल्कि आईआरजीसी अपनी तैयारियों को और ज्यादा धार दे रहा है। जैसे जैसे अमेरिका इस युद्ध विराम को खींच रहा है, वैसे वैसे ईरान अपने आप को मजबूत कर रहा है। वो तमाम राष्ट्रों से मुलाकात करके अपना पक्ष रख रहा है और सहयोग भी मांग रहा है। ईरान 3 देश के दौरे पर रहा। पाकिस्तान गया, ओमान गया, रशिया गया। यहां से खाली हाथ नहीं आया है। पाकिस्तान से 6 से 7 वैकल्पिक रूट लेकर के आया है। ओमान को यह भरोसा दिला करके आया है कि अगर हमने यहां से हॉर्मुज से टैक्स वसूला तो हम आपको भी देंगे। हालांकि ओमान मना कर रहा है इस बात को। रशिया से सहयोग लेकर के आया है कि अगर इस युद्ध में हमें आवश्यकता पड़ी हथियारों की तो वो आप हमें उपलब्ध करवाएंगे। तो ये तैयारियां उसकी बाकी देशों से चल रही है। तो आईआरजीसी भी पूरी तरीके से अपनी तैयारियों को धार दे रही है। जगह जगह पर ईरान भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आवश्यकता होगी तो हम भी जंगे मैदान में उतरेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल समझौता होता हुआ कतई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहते हैं और शर्तें ऐसी है जो दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ऐसे में जंग के दोबारा भड़कने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसके लिए ईरान पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। مرکز اینجا رادار قرص. मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की चिंगारी शोला बनती दिख रही है। एक बार फिर दोनों पक्षों की तोपें आग उगल सकती हैं। दोनों ओर से एक दूसरे पर ज़बानी तीर चलाने का सिलसिला जारी है। दबाव बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और अब समझौते की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। अब तक ईरान ने अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों को उनकी आशंकाओं से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका को खुद ही एक तरफा सीज़फायर का ऐलान करना पड़ा। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पहले से भी ज्यादा खतरनाक पलटवार कर सकता है। तेहरान का कहना है कि वो समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ये केवल अमेरिका की शर्तों पर नहीं होगा। ईरान ने फिर से जंग छेड़ने की स्थिति के लिए भी खुद को तैयार कर लिया है। उसका मानना है कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है और वो कभी भी लड़ाई दोबारा शुरू कर सकता है। परमाणु प्रोग्राम पर समझौता न होने पर अमेरिका के ईरान पर हमले की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ ईरान भी फिर से जंग लड़ने के मूड में दिख रहा है। सीज़फायर टूटने पर ईरान खाड़ी देशों में कोहराम मचा सकता है। इसके लिए तेहरान ने बड़ी तैयारियां कर रखी हैं। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का कहना है कि अगर अब हमला होता है तो ईरान खाड़ी को बर्बाद कर देगा। उनका कहना है कि ईरान समझौते के लिए तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच फरवरी के आखिर में युद्ध की शुरुआत हुई थी और तकरीबन 40 दिनों के युद्ध के बाद दोनों ने सीज़फायर की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने सभी जेट्स को पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेज दिया है ताकि उन्हें हवाई हमले में निशाना ना बनाया जा सके। इसके अलावा ईरान ने अपने अधिकतर हथियारों को फिर से बंकर में सुरक्षित कर दिया है। होर्मुज में मजबूत नाकाबंदी के लिए डॉल्फिन नामक 16 छोटी पनडुब्बियों को ईरान ने उतार दिया है। ईरान यहाँ पर अमेरिका को सफल नहीं होने देना चाहता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक ईरान ने अपने 70% हथियार को वापस पा लिया है। सीज़फायर का फायदा उठाकर ईरान ने रूस और चीन से जमकर हथियार मंगवाए। ईरान ने अपना रडार सिस्टम भी ठीक कर लिया है। ईरान ने रसद और ईंधन का भी स्टोरेज जमा कर लिया है। उसे रूस और दूसरे देशों से सीज़फायर के दौरान खूब मदद मिली।
वो लंबे युद्ध की तैयारी में है। उसे पता है कि युद्ध को लंबा खींचा जाएगा तो उसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि युद्ध के लंबा खिंचने से वैश्विक और आंतरिक स्तर पर अमेरिका का समर्थन कमजोर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।